बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो है ना थोड़ा, इंटरनेट की वजह से। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और आपका दिन शुरू हो चुका है। एक्सप्रेसो का ब्रांड न्यू एपिसोड है। मैं इमरान हसन हूँ और मेरे साथ बीमार है ना आदिल हैं। आप ठीक है ना आदिल हैं? आप बेहतर है ना आदिल हैं? और आपको वेलकम करते हैं इस दिन में। और आजकल इंटरनेट ऐसे चल रहा है, ये सिलसिला है हमारे मुल्क में। जब दुनिया 5G इस्तेमाल कर रही है तो ये सूरत हाल। और इसी पे हमने शुरू में बात करनी है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको क्या कहते हैं उसे वो डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूं। आगाज में कि ऐसा महसूस होता है। इमरान आज जुम्मा है, आप तलकीन करते होते हैं हर जुम्मे। अरे आप कर दें, हाँ, बिल्कुल हम भूल गए, इंटरनेट में भुला दिया, माजरत। दरूद पाक जरूर पढ़िएगा, आज के दिन अच्छा सा जुम्मा गुजारिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर आजकल यही चल रही है कि इंटरनेट सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार है। सुस्त रवि तो छोटा लफ्ज है मेरे ख्याल से, बिल्कुल कई जगहों पे तो डेथ रवि का शिकार है। BBC ये कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को अपने प्रोजेक्ट वक्त पर फराहम करने में मुश्किलात का सामना है और इंटरनेट की जो स्लो सर्विसेज हैं उसका मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में भी ज़ेर बहस आया। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि इंटरनेट कभी सुस्त नहीं होना चाहिए। Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes, and मुझे हमारे यहाँ पे हर चीज़ का एक मीडिया के अंदर भी, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रही, मगर एक मैं कहती हूँ पब्लिक के अंदर भी एक चीज़ इशू क्रिएट हो जाता है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इस मुल्क के ऊपर, आप दुनिया इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखें इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सकें। कल भी हमने जिक्र किया था फाइवर का, आज भी जिक्र कर रहे हैं। जिनको फाइवर का नहीं पता, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनको अपने क्लाइंट्स को पिच करते हैं, वहां से फिर आपको मुख्तलिफ क्लाइंट्स हायर करते हैं और ऑनलाइन आप काम करते हुए पैसे कमाते हैं, यानी कि डॉलर्स के जरिए फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं और आप प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं। इसमें डिफरेंट क्रिएटिव चीजें शामिल है, डिफरेंट किस्म के काम शामिल है। सो ये जो ऑनलाइन मार्केट है फाइवर, इसने खबरदार किया है कि जो इंटरनेट स्पीड है इससे मुतालिक मसाइल पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के काम में ताखीर का सबब बन सकते हैं। फाइवर प्लेटफॉर्म ने अपने एक बयान में बाकायदा तौर पर कहा है कि हम समझते हैं कि इंटरनेट की रुकावटें आपके जो मामूलात हैं उसको बरकरार रखने में मुश्किलात पैदा कर रही हैं और किसी भी गैर मुतवक्के ऑर्डर में ताखीर को, आपकी दर्जाबंदियों को उससे मुतासिर किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो रेटिंग है वो मुतासिर हो सकती है। ओवरऑल दुनिया भर के अंदर चूंकि फाइवर में फ्रीलांसर दुनिया भर से काम कर रहे होते हैं तो रेटिंग्स की बेस पे ना काम मिलता है। हाँ, जिस मुल्क की जितनी अच्छी रेटिंग हो, जिस फ्रीलांसर की जितनी अच्छी रेटिंग हो, रेटिंग कब मिलती है? जब आप टाइमली अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं तो आपको अच्छे 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग मिलती है। तो उसमें जनाब उन्होंने कहा है कि अब आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है और ऑब्वियसली है। दूसरी जानिब जो PTA है उसने दावा किया है कि इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक हमें किसी किस्म की कोई शिकायत ही नहीं मिली। PTA आपका इंटरनेट इतना स्लो है कि आपको शिकायत ही नहीं मिली, वरना नेट मतलब शिकायतें बहुत हैं। इससे बड़ी कोई शिकायत हो सकती है कि नेशनल टेलीविजन पे बात करें, कल भी की थी, परसों भी की थी। मतलब PTA को क्या चाहिए? स्टाम्प पेपर पे लिख के भेजे शिकायत। यही चीज, मतलब हंसी आ रही है मुझे कि अभी तक कोई शिकायत इनको मौसूल नहीं हुई। अगर यही सूरत हाल रहती है तो डिजिटल मैशत दाव पर लग सकती है और इंटरनेट सर्विस की सुस्त रवि से ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों का रोजगार मुतासिर हो चुका है। और पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी की गई है। दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद आज समाअत करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। दरख्वास्त गुजार का यह कहना है कि पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है। इंटरनेट की बंदिश से IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर जारी है। पाकिस्तान के IT सेक्टर को तबाह किया जा रहा है और अंदाजे के मुताबिक मुल्की मईशत को $30 करोड़ का नुकसान जो है वो हुआ है। और आगे देखें कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि फायरवॉल की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है और ये सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंटरनेट की बंदिश और ये सब मामला है। ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं है, हम सब इसको फेस करें। ये सियासतदान और ये PTA वाले भी, क्योंकि उनको लॉजिक पता है ना, वो इस पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए कह रहे हैं। आपको पता है कि ये क्यों स्लो है, आपको पता है कि इसकी वजूहात क्या बनी है, लेकिन कुछ मुल्क की हालत पर रहम करें, कुछ खुदा का खौफ करें। मतलब आपके सारे जितने भी लॉजिक्स हैं वी रिस्पेक्ट देम, आप उन पे ज़रूर काम करें, लेकिन अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतना स्ट्रांग कर लेना कि मुल्क की इकॉनमी पे फर्क ना पड़े। कल हमने एक बात की थी कि एक तरफ सिक्योरिटी, एक तरफ रोटी है। सिक्योरिटी दे देंगे, रोटी नहीं देंगे, दोनों चीज़ें नुकसान दें, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सो प्लीज़ मेक अ बैलेंस ताकि लोग मुतासर ना हो। मुझे उन फ्रीलांसर्स का बहुत ख्याल है। आपको मालूम नहीं है कितनी मुश्किल से एक क्लाइंट उनके हाथ आता है, कितनी मेहनत वो बच्चे और बच्चियाँ करते हैं
और एक तरफ लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं हम और दूसरी तरफ इंटरनेट बंद कर रहे हैं। क्या लैपटॉप हम फिल्में देखने के लिए दे रहे हैं बच्चों को? हमें ये सोचना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर जिनका चल रहा है उनका चल रहा है, लेकिन फिर मुल्क का नहीं चलेगा, क्योंकि मुल्क इन लोगों से बनता है, मुल्क अशराफिया या चंद लोगों से या चंद इदारों से नहीं बनता है। आगे बढ़ते हुए हम कुछ पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं, यही आज की बड़ी खबर है। सो डायरेक्टली जस्ट मूव ऑन टू द बड़ी खबर। आपको बताएं, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जिनका तस्करा बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, रूहे रवां है पिछले बहुत अरसे से खबरों के। मजीद उनके साथ जो 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और ये हमने आज से 3 दिन पहले सवाल किया था अपने एक मेहमान से कि क्या ये सिर्फ मामला यहाँ तक महदूद रहेगा, तो जवाब था कि नहीं, लगता नहीं है रहेगा। तो देखिए 3 मजीद रिटायर्ड ऑफिसर्स भी फौजी तहवील में उनको ले लिया गया है। ISPR ने यह बताया है, ISPR के मुताबिक बाज़ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथियों की भी सियासी मफादात रखने वाले अफराद के साथ मिली भगत सामने आ रही है और इससे अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश से मुतालिक मामलात की तहकीकात भी जारी हैं। गिरफ्तार ऑफिसर्स में एक ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार, इसके अलावा एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम है और एक साबिक फौजी कर्नल शामिल है। हाई लेवल के ऊपर ऑफिसर्स है। और ISPR ये भी कहता है कि ये तीनों ऑफिसर्स पैगाम रसानी का काम कर रहे थे और सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान राबिता कारी में भी ये लोग मुलविस थे। जी हाँ, उधर बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया किया गया। कमर बाजवा को बार बार कहता रहा फैज़ हमीद को ना हटाएं। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल कमर जावेद बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई थी। बानी PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया और मेरी हुकूमत भी इसी सिलसिले में गिराई गई। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, फैज़ हमीद से तहकीकात के बाद 3 फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया। लगता है मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी। एक इंतशारी टोले से मिलकर इन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और सबसे अहम बात आज की प्रेस रिलीज की ये है कि एक सियासी जमात के और एक सियासी जमात के लीडर की ईमा पे उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एट द बेहेस्ट, यानी वो एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज़ के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। अभी मजीद तहकीकात भी की जाएंगी। जो 3 अफसरान आज गिरफ्तार हुए हैं उनके अलावा मजीद भी गिरफ्तारियां जो हैं वो लगता है देखने में आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। लगता है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। अताउल्लाह तारड़ साहब ये दावा कर रहे हैं। और अगर बात करें मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब की, तो ज़ेरे सदारत उनकी इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब इज बैक। हाँ, ये कहना चाहिए। मंजर आम पर आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से। उन्होंने कहा कि अवाम को हमसे रिलीफ की तवक्को है और हमारी सलाहियतों का भी इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने और मुआशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए जो सियासी कुर्बानी है, आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। उधर एक ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ आमिर ज़िया साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हमारे 2 बड़े लीडर्स हैं ना, वैसे 2 बड़ी पार्टीज हैं, एक PML है एक PTI है। तो एक तो वैसे ही मंजर आम पे कि वो जेल में है, और मियाँ साहब भी ऐसे ही है कि मंजर आम पे नहीं है, जेल में नहीं है लेकिन मंजर आम पे नहीं है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। आमिर ज़िया साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुबह बखैर। और बड़ा आपने मेरे ख्याल में हजारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की तर्जुमानी की, जिस आपने दर्दमंदी से इंटरनेट की बंदिश या उसका जो सुस्त रवि का आपने तस्करा किया, मैं बड़ा कमेंडेबल है ये चीज। और इससे हर पाकिस्तानी मुतासिर हो रहा है। और ये हुकूमत, शहबाज हुकूमत हर वो काम करिए कि जिससे अवाम तंग हो, बेजार हो और उनके दिल में जो है इनके खिलाफ जो है मोहब्बत बढ़ जाए। चलिए ये कहना। और वो सारा कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा मुल्क की तबाही के लिए हम सामान करें मिलकर। आपने चूंकि जिक्र छेड़ ही दिया तो मैं इस पे एक सवाल भी आपसे करता चलूं, चूंकि मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि PTI ये कह रहा है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, कि दे हैवंट रिसीव्ड एनी कंप्लेंट सो फार। उनके ख्याल में तो सब तो ठीक चल रहा है, किधर है स्लो इंटरनेट, उनको ये लग रहा है। तो ये इसको हम एक नाअहली कहें, इसको हम सरफ नजरी कहें, या इसको हम क्या कहें इसको हम? आमिर साहब मेरे ख्याल में ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि जूतों समेत आंखों में घुस रहे हैं, जो झूठ बोलेंगे लोग कबूल कर लेंगे। लोग बिल्कुल मतलब है पता नहीं वो है कहाँ से आए हैं कि ये जो जितना मर्जी झूठ बोले ये हमें बेवकूफ समझते हैं और ये उस तरह की बात कर रहे हैं। जाहिर है वो है ना मिश्रा की जाने न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने हैं।
अभी पता नहीं, गुल तो नहीं, मैं कहूंगा गुल तो खूबसूरत चीज होती है, पता नहीं गोभी का फूल है क्या है, बिल्कुल नहीं होता कि इनको समझ में नहीं आ रहा। ये लोग बिल्कुल कहते हैं ना कनेक्टेड नहीं है अवाम से, ये जदीद मईशत से कनेक्टेड नहीं है। आप सोचिए कि जिन बच्चों का नुकसान हो रहा है, हम जानते हैं लोगों को, अखबारात में उसकी रोज कवरेज हो रही है, क्या ये अखबार भी नहीं पढ़ते, ये लोग टीवी भी नहीं देखते, क्या ये लोगों से ताल्लुक भी नहीं रखते, किसी आइवरी टावर के अंदर रहते हैं बबल हाउस में, तो लग वही रहा है और उससे बिल्कुल लगता है कि ये लोग इंडिफरेंट है, नए नए अवाम की परवाह है, नए नए पाकिस्तान की परवाह है, नए मुल्क की मईशत की परवाह है। और मैं इसका जिम्मेदार ये तमाम ये जो आपकी शहबाज हुकूमत है, इनकी वजारत इत्तलात हुआ, इनका मतलब है और जो लोग हैं, क्योंकि देखें ये सिर्फ एक उसका टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, इजहार राय का भी मसला है। ये लोग लफ्ज से डरते हैं, ये लोग ख्याल से डरते हैं, ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल मुंह पे टेप लगा के बैठ जाए, और नहीं डरना चाहिए। आज के दौर में आप आवाजों को बंद नहीं कर सकते, आप जितनी पाबंदी लगाएंगे किसी और तरह से ये जिस तरीके से गवर्नमेंट तो कह रही है कि फायरवॉल की तनसीब जरूरी थी, अब वो मुकम्मल भी हो गई है, कोई ऐसे तरीकेकार भी तो होना चाहिए ना, इतनी कॉम्पिटेंस हो कि फायरवॉल की तनसीब भी हो और आवाम को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी तो देखें $30 करोड़ का नुकसान तखमीना लगाया जा रहा है कि इतना मुल्क में होगा रफली। तो देखें कि डेली बेसिस पर जिन लोगों का, अभी हमने इमरान ने फाइबर का भी जिक्र किया, और जितने भी ई कॉमर्स के लोग हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, तो ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी यहाँ से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो किस हद तक मजीद नुकसान होगा? नहीं, नाकाबिल तलाफी नुकसान है, क्योंकि एक बार जब आप उस कहते हैं ना हट जाते हैं उस मंजरनामे से, वो बच्चे अपने क्लाइंट लूज कर देते हैं, उसके बाद दोबारा उनको हासिल करना, क्योंकि बड़ी कंपेटिटिव दुनिया है इस वक्त, और मतलब पूरी दुनिया में काम हो रहा है। तो ये लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सोच कर, क्या जहनियत है ये। कुरून वस्ता के यूरोप में एक होता था ना दौरे जाहिलियत, उसकी जहनियत है ये समझते हैं कि जी किताब, उस जमाने में किताब पे पाबंदी होती थी और किताबें जलाई जाती थी और लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था, ये बिल्कुल पाकिस्तान को सतह पे लेकर आ गए। तो मुझे तो याद नहीं पड़ रहा कि मतलब मैंने फिर 30 साल का करियर गुजारा है, उसमें मैं बड़ा मुख्तलिफ अखबार देखे, ऐसा बुरा दौर कभी आया हो कि जब लोगों में इतना मायूसी, इतना गुस्सा, इतना उनके अंदर उनको होपलेसनेस है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। इस मुल्क में एक्स पे पाबंदी को सोचिए, फरवरी से पाबंदी है, और खुद हुकूमती वज़रा, वजीर आजम, उनके जितने लोग हैं हुकूमती, वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं VPN के जरिए, और उन्होंने आम आदमी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये होता है कि खौफजदा हुकूमत है, ब्रिटिल हुकूमत है, कमजोर हुकूमत है, और इस वजह से ये लोग जो है लोगों का मतलब उनको इजहार ख्याल से जो है वो बात करना रखना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें किसी तरीके में कामयाब नहीं होंगी। जितनी पाबंदियां लगाएंगे उससे मुल्क को भी नुकसान होगा और उससे ज्यादा हुकूमत एक्सपोज भी होगी। और आबिद साहब, अफसोस तो इस बात का है कि ऐसा नुकसान हो जाएगा जो बाद में इररिपेयरेबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। आपको याद होगा जब 2016, 17, 18 के पास जब हम इंडस्ट्रीज को देख रहे थे और बिजली हमारी फिर उसके बाद महंगी होना शुरू हुई, तो हमने कुछ ऐसे क्लाइंट्स लूज किए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, जो बांग्लादेश चले गए, वियतनाम चले गए और फिर कभी वापस नहीं आया। फिर हमने देखा ही है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसका क्या हाल हो गया। तो ये इरिवर्सिबल डैमेज हम कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट जाता वापस नहीं आता। अच्छा, गेटिंग बैक टू द नेक्स्ट सिचुएशन जो आपके इल्म है और बड़ी उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही है ताज़ा तरीन, 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, एक कर्नल, उससे पहले एक जनरल को पकड़ लिया गया, फौज ने अपनी तहवील में लिया, और फौज बड़ी फर्म है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस भी कर रही है कि हम ये कर रहे हैं और हम ये करेंगे और हमारा एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये किस भूचाल की जानिब, किस तूफान का पेश खेमा है, या असल तूफान यही है ज़िया साहब? साहब, बात ये कि इस मुल्क में वो कुछ हो रहा है जो माजी में हमने नहीं देखा, और ये फौज के हवाले से भी मतलब है कि ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती इस किस्म की खुद इत्ताबी बड़ी अच्छी चीज होती है। मगर मैं सिर्फ जो निशानदेही करना चाहता हूँ कि फैज हमीद साहब बहुत ही हिसास इदारे के सरबराह थे, और इस तरह के इदारा जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो आपने मतलब है उस पूरे उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और ये हम जैसे पाकिस्तानियों को बड़ा दुख इस बात का होता है कि हम समझते हैं कि हमारी फौज और हमारे सियासतदानों को तनाज़ों से दूर रहना चाहिए। हम सियासतदानों पर तनकीद करते रहे कि जनाब आप फौज को हर मामले में ना घसीटें। अब जनाब जब भी कार्रवाई तो शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है कि कार्रवाई हो रही है, और जहाँ जहाँ उन्होंने मतलब वायलेशन किया अपने ओथ से, और मगर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये पेंडोरास बॉक्स खोला गया है। और अच्छी बात है कि आखिर तक जाए, जैसे भी, क्योंकि देखिए फौज जैसा बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, और वहां पर हमेशा ये नहीं होता कि अगर कोई अफसर काम
कर रहा होता है तो वो उस पर कोई नजर रखने वाले लोग नहीं होते। उसपे इदारे के अंदर भी उसके अपने डिपार्टमेंट में भी नजर रखने वाले होते हैं और यहाँ पे काउंटर इंटेलिजेंस भी बहुत मजबूत होती है। तो मतलब है कोई भी चीज होती है तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल, मतलब है या तो उन्होंने दरगुजर किया उस चीज को, या मतलब है कि उस वक्त जो है बहुत सारे लोग उस चीज में शामिल थे। तो हमें नहीं पता कि बात जहाँ अभी शुरू हुई, 4 अफसरान का नाम आ रहा है, तो ये कहाँ पे जाके रुकेगी और कब रुकेगी ये जाकर। और इससे जो एक हमारे दुश्मनों को मौका मिला है, आपको पता नहीं कि ISI तो लोगों के हमारे जो मुखालफीन है उनके दिलों में खटकती है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा आपको देखे उनके खिलाफ मगरबी ममालिक में भी प्रोपेगेंडा किया गया, अखबारात में इश्तहार छापे गए और कोशिश की गई कि पाकिस्तान। तो अब जनाब जब ये सब कुछ हुआ है तो उनको मजीद असलहा मिल गया है, मजीद एमुनेशन मिल गया है पाकिस्तान पे तनकीद करने का। ये भी तो ज़रा साहब लम्हा फिक्रिया है ना कि इतने हमारे प्रीमियर इदारे का, इंटेलिजेंस इदारे का, जिसका दुनिया में एक मकाम है और जिसने पिछले कम से कम 2 दिहाइयों के अंदर जो हमारा 9/11 के बाद जो हमारी वॉर सिचुएशन रही है, कमेंडेबल काम किया है। उनके अंदर खामियां भी होंगी, लेकिन जिस तरीके से मुल्क की डिफेंस लाइन के तौर पे उन्होंने काम किया और इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस को काउंटर किया है दुनिया भर की, इंक्लूडिंग अमेरिकन, इजरायलियन, इंडियन, अफगानी, रशियन, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर डेफिनेटली उनकी जो एक स्टेटस रहा है वो बेहतरीन भी रहा है। लेकिन अगर उसका सरबरा सियासत के अंदर ऐसे इन्वॉल्व होगा और फिर उसके बाद नीचे जो अहदेदारान हैं, तो डेफिनेटली फिर ये भी तो ज़रूरी है कि उसको पाक किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, कल खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा एक जाने फौज ये कह रही है कि इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करेंगे, इन्होंने लॉज को तोड़ा है, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की हैं और कवानीन की खिलाफ वर्जियां की हैं इस अहदे पे रहते हुए। और खान साहब कल कह रहे हैं कि वो एक असासत है, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। क्या असासत है फैज़ अभी? ये तो है कि आप दीवार की किस तरफ खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है कि अगर इदारा उनका अपना इदारा उनको सासा नहीं समझ रहा तो इस सवालिया निशान है। और फिर वो जो मतलब है इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट जिस चीज को साबित करने की कोशिश करी है कि इमरान खान या PTI जो है उनके साथ कुछ लोग मिले हुए थे और उन्होंने कोशिश की उनको डिस्टेबलाइज करने की, तो उसकी तरफ भी एक चीज निशानदेही करती है। अच्छा, उसके साथ साथ आपने बड़ी अच्छी बात की थी इमरान, वो ये कि जो ISI का रोल रहा है, मतलब जैसे अफगान वॉर के अंदर, और वो बहुत वाकई हमने उस चीज को कवर किया था, बतौर रिपोर्टर भी किया, एज एनालिस्ट भी किया, तो बड़ा चैलेंजिंग सूरत हाल थी। और जिस तरह से मतलब पाकिस्तान निकला है, तो बहुत बड़ा किरदार हमारी फौज पाकिस्तान और हमारे इंटेलिजेंस इदारों का है कि आपने उस तमाम तो प्रेशर को न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि अपने लिए राह बनाई उसके अंदर। पाकिस्तान ने 1 इंच जो है अपना नहीं दिया था उसमें, मतलब अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटे थे। और उसमें ये बिल्कुल कहा था कि क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुशर्रफ साहब के दौर से ही था कि जो टेररिस्ट हैं, अलकायदा के टेररिस्ट हैं, पैन इस्लामिक टेररिस्ट हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। और अफगान तालिबान जो है वहाँ की जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स है, उनसे डायलॉग होना चाहिए। और पाकिस्तान हमेशा से डायलॉग की बात करता रहा और हम लोगों ने फैसिलिटेट किया उस चीज को, ठीक है ना, दोहा के अंदर बाद में। तो तमाम चीजें जो है यहीं से गुजर के हुई थी। अब ठीक है कि एक अलग बात है कि वो हमारे अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हैं और अफगान तालिबान पे भी हम तनकीद करें क्योंकि वो TTP के साथ जो है उनका ताउन खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमारे लिए लम्बा फिक्रिया है कि हमारे यहाँ मतलब है कि इस तरह की जो अकाउंटेबिलिटी है बहुत ही काबिल सताइश बात है, लेकिन ये इंश्योर करना चाहिए कि आगे चलकर इस तरह की चीजें दोहराई न जा रही हो। और ये जब तक नहीं होगा उस तब तक मेरे ख्याल में एक साथ को एक मौका मिला है तनकीद करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। आमिर ज़िया साहब मौजूद थे और बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि खुद तसावी का अमल शुरू होना है तो काबिल सताइश, लेकिन देखना ही है कि आगे चलकर ये सूरत हाल रिपीट ना हो। एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सेगमेंट हमने लाइन अप किया हुआ है, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपसे वादा किया था अच्छा सा सेगमेंट दिखाएंगे, मेरा पाकिस्तान सेगमेंट है और अफेरा फैज नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम दिखा रही हैं, दिखाते हैं। नाज़रीन, जो कौमें अपने तारीखी असासे को महफूज बनाती हैं वो अपनी नई आने वाली नस्लों तक वो तमाम तर कहानियाँ, कुर्बानियाँ अपनी पुरानी नस्लों की मुंतकिल करती हैं और फिर वो नए नौजवान, वो नई नस्ल अपने मुस्तकबिल को, माजी को देखते हुए बेहतर भी बना सकते हैं। हमें आज़ादी कैसे हासिल हुई ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने अंदाज़ा लगाया है कि अगर वो तमाम तर चीज़ें हम विजुअली एक्सपीरियंस कर सकें तो क्या कैफियत होगी। इस सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम लाहौर में, तो आइए चलते हैं आपको लेकर अंदर और इस म्यूज़ियम का विज़िट कराते हैं और साथ ही साथ
तहरीकी आज़ादी का ये जो सफ़र था ये कैसा था उसके बारे में बताते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ अलीज़े खालिद मौजूद हैं जो मैनेजर हैं नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम लाहौर की। तो अलीज़े, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम ये एक डिजिटल म्यूज़ियम है, तो इसको स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया, क्या थॉट प्रोसेस था, बैकग्राउंड क्या था? नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम पाकिस्तान का पहला डिजिटल म्यूज़ियम है। ठीक है। तो सिटीजन्स आर्काइव ने 2007 में पार्टीशन सर्वाइवर्स के इंटरव्यू किए। सो आवर म्यूज़ियम हैज़ अ ऑरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट। हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बट यू एक्सपीरियंस हिस्ट्री हियर। इस वक्त हम जिस गैलरी में मौजूद हैं, ये गैलरी किस चीज़ को जो है वो बताती है, किस बारे में बताती है? प्रिजर्विंग हिस्ट्री। Okay. वी हैव अ ग्रैंडमा सेक्शन दैट पेज ट्रिब्यूट टू द ऑरल स्टोरी टेलिंग। वी वांट के चीज़ों को आप सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ सकते बट आपके पास जो बुजुर्ग हैं, जो आपके बड़े हैं, वो आपको जो पास्ट के बारे में बता सकते हैं, वो किताबों से भी ज़्यादा इमोशनल और इंसाइटफुल होगा। अच्छा, अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसका पार्टीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो मुझे इसके बारे में बताएं। और जैसे कि हमारे पीछे ये वॉल भी मौजूद है। या तो हम जब भी, हालांकि हमारा म्यूजियम जो है 1940 से 1960 तक हिस्ट्री को डील करता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पार्टीशन के रूट्स कहाँ पर थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, दे वर द वन हू वर इन पावर। सो दिस इज द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 में यहाँ पे आए। 1857 में जंगी आज़ादी के बाद दे टुक द पॉलिटिकल ओवरऑल कंट्रोल एंड देन दे लेफ्ट ऑल्सो 1947 में। 1947 में 2 मुल्क भी बन रहे थे लेकिन आज़ादी भी मिल रही थी, ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ादी मिल रही थी हमारे पूरे खित्ते को। ओके, अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की तारीख की जब भी बात करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, सर सैयद अहमद ख़ान हैं, अल्लामा इकबाल हैं। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो उनके बारे में मुझे बताएं कि यहाँ पर स्पेशली उनके लिए क्या कौन कौन से डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं। Although we have a heroes gallery जिसमें बहुत सारे हीरोज़ का मेंशन किया है, but this is our leaders wall section, जहाँ पे अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र है। और इन तीनों का जिक्र क्यों है कि अल्लामा इकबाल ने पोइट्री से, सर सैयद अहमद ख़ान उनका, हालांकि ही डाइड वे बिफोर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, बट ही वाज समबडी जिन्होंने ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें मुसलमानों ने तरबियत पाई। और हमारी लीडरशिप अलीगढ़ इंस्टीट्यूट से निकली है मुस्लिम लीग की। एट द एंड इट्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द पॉलिटिकल फेस, द लीडर हु actually was at the front of that movement. So this section pays tribute to all 3 leaders and remembers them. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग गैलरी मुझे नज़र आ रही है, मुझे इसके बारे में बताएं। ये 1940 से तकरीबन 1960 तक का तमाम मटेरियल यहाँ पे प्रिजर्व किया ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो हमारा म्यूजियम की काइंड ऑफ ये एक समरी भी है कि हम 1940 से 1960 तक हिस्ट्री को डील कर रहे हैं एंड वी हैव लाइक डिवाइडेड ईयर वाइज। पाकिस्तान की पहली स्टैम्प कब बनी है, पाकिस्तान की पहली PIA की टिकट यहाँ पे मौजूद है, नूरजहान को अवार्ड्स मिल रहे हैं जो पहले 1950s में, ऑल ऑफ देम आर प्रिजर्व्ड हियर। तो आइए चलते हैं, अब नेक्स्ट सेक्शन को विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर तारीख के कौन कौन से खजाने छुपे हैं। नाज़रीन, हम बात करते हैं लाहौर की करारदाद की। तो बेसिकली मैं आपसे लीजिए ये जानना चाहूँगी कि लाहौर रेजोल्यूशन थी क्या बेसिकली? तो 1940 में पहली दफ़ा मुसलमानों ने एक कलेक्टिवली फॉर्मली तरीके से एक अलग मुल्क डिमांड किया था। ये म्यूज़ियम भी उसी पार्क में है, मीनार पाकिस्तान भी उसी की मेमोरी में बनाया गया है। जिन्ना कैप की स्टोरी हमारे पास मौजूद है। सो असद इस्माइल खान के दादा ने जिन्ना को ये कैप दी थी और वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि जिन्ना वाज गेटिंग रेडी एंड दिस वाज अ रशियन कैप। सो बेसिकली इट्स कॉल्ड काराकुल एंड समूर। तो उन्होंने दादा ने जिन्ना को एक कैप दी, जिन्ना ने कैप पहनी और वो रैली में चले गए। दिस इज अ पिक्चर और वहाँ से ये कैप मशहूर हो गई है, जिन्ना कैप। या बेसिकली इट हैज़ अ रशियन ओरिजिन बट नाउ इट इज़ नोन एज जिन्ना कैप एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। और मीनार पाकिस्तान के आर्किटेक्ट नसीरुद्दीन मुराद हैं। तो ये हो गया जी करारदाद पाकिस्तान का सेक्शन, और साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि मीनार पाकिस्तान जो है वो किस याद में बनाया गया था और इसके आर्किटेक्ट जो थे वो कौन थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की जानिब और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो अली से मुझे बताएं कि इस सेक्शन में मुझे जिन्ना और गांधी की कुछ पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो स्क्रीन है इस पर कुछ लेटर्स हैं, तो इन लेटर्स के बारे में बताइए बेसिकली क्या है। तो गांधी और जिन्ना ने एक दूसरे को 21 लेटर्स लिखे थे और उसका मकसद ये था कि गांधी जिन्ना को कन्विंस करना चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिश से आज़ादी ले लेते हैं बट हम लोग एक ही मुल्क रहते हैं। जब जिन्ना ये चाह रहे थे वी वांट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स एज वेल एंड ऑल्सो वी वांट अ न्यू कंट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंग्लिश और उर्दू में आप इन लेटर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस लेटर को ट्रांसलेट किया गया है और ये लेटर अब यहाँ पर मुझे उर्दू में शो हो रहा है। जी अलीज़ा मुझे ये बताएं, यहाँ पर विजुअली डिस्प्ले किया गया है चीज़ों को, तो कौन कौन से विजुअल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? तो हमारे पास ओरिजिनल फुटेज है, लोग अपना घर बार छोड़कर सामान उठाकर पाकिस्तान की तरफ रवाना है और उस दंगे फसाद की भी जो हो रहे थे, कम्युनल राइट शुरू हो गए थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, कत्ल वारत की, हमने उसको टोन डाउन किया है बट दिस इज़ टू मेक एवरीबडी रियलाइज दैट
ये मुल्क ऐसे ही नहीं मिल गया. People went through a lot of things emotionally and they lost a lot. ज़बरदस्त. तो व्यूअर्स, इस वक्त यहाँ पर मेरे राइट साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो ये एक ट्रेन का मॉडल है जो हमने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में हमने अक्सर देखा है. एक पिक्चर होती है जिस पे दिखाया जाता है कि तादाद में जो लोग होते हैं वो इस ट्रेन पर सवार हैं और वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं. अच्छा लीजिए, मुझे ये बताएं कि ये जो एक खैमे का मॉडल आप लोगों ने तैयार किया है, ये खैमे बेसिकली कब लगाए गए थे और किस जगह पर लगाए गए थे इनिशियली? ठीक है, 1947 में बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया था. तो अब जब लोग अपने घरों को छोड़ के आए थे, उनके पास नए मुल्क में रहने की कोई जगह नहीं थी. दीज आर द रिफ्यूजी कैंप्स जो वॉल्टन में और इन जगहों पे लगाए गए और हज़ारों लोग ने पनाह ली इन घरों में. इनकी बात स्टोरी ये है कि एक कैंप एक फैमिली को दिया जाता था. अच्छा, एक कैंप? या तो नो मैटर आप 2 लोग हैं, आप 10 लोग हैं, आप एक कैंप में रहेंगे. यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि एक हंडिया मौजूद है और कुछ जो है वो यूटेंसिल्स भी मौजूद हैं. तो ये जो बेसिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात थी ये लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई थी. तो ये कैंप्स गवर्नमेंट की तरफ से लगे थे और देयर वर आल्सो अदर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कहीं ना कहीं किसी और सेगमेंट्स में काम करी थी. ठीक है, पर ये गवर्नमेंट की तरफ से लगे थे. अच्छा, यहाँ पर लीजिए सामने मुझे एक मॉडल नज़र आ रहा है जो बेसिकली मुझे किसी ऑफिस का लग रहा है. तो ये कहाँ का मॉडल है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जी ये ऑफिस है. तो ये ऑफिस किसने डिज़ाइन किया था? और यहाँ पे बड़ी बेसिक चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इसके बारे में मुझे बताएं. तो ये हमारे अर्ली ऑफिसेज जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे उनका मॉडल है. Okay. हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि वहाँ पर किस तरह रिसोर्सेज की कमी थी. अर्ली ऑफिसेज में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी. हमारे पास पेपर क्लिप्स नहीं थे, कांटे थे जिनको वो इस्तेमाल करते थे. बहुत से नॉवेल्स में, बहुत से लिटरेचर में ये चीज़ें मेंशन हुई हैं. तो वहीं से आइडिया लेके ये पूरा एक मॉडल बनाया गया टू शो कि उस टाइम जब एक नया मुल्क बना था तो हमारे दफातर का क्या हाल था. पाकिस्तान का जो पासपोर्ट था, पहला पासपोर्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, वो किस तरह से दिखता था और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी? तो हमारे पासपोर्ट सेक्शन में 1949 में लियाकत अली खान का पहला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना. ठीक है. और सिटीजन्स एक्ट पास हुआ 1951 में. ओके. फिर आम शहरियों को भी पासपोर्ट मिलना शुरू हुआ. हमारे पास पहले ब्रिटिश पासपोर्ट थे जो कि एक फैमिली को एक पासपोर्ट दिया जाता था और उसमें डिटेल्स थी लाइक आपका फेस कलर, आई कलर, ये सारी चीज़ें मेंशन होती थी. और पाकिस्तान ने फिर पूरे मुल्क में 1951 से पासपोर्ट देना शुरू किए. हमारी आर्मी ने किस तरह से स्ट्रगल की, किस तरह बगैर किसी हेडक्वार्टर के, बगैर किसी ट्रेनिंग स्कूल्स के आर्मी को अपने आप को स्क्रैच से बनाना पड़ा. कम्युनल बेसिस पे डिवीज़न हुई. हमारे पास मुसलमान जितने भी थे जो आना चाह रहे थे. उसके बाद वॉलंटरी ट्रांसफ़र भी हुआ. वी ऑल्सो हैव प्रेजिडेंशियल अवार्ड्स हियर. अच्छा, पाकिस्तान के प्रेजिडेंशियल अवार्ड्स हैं. हमारे पास इंटरव्यूज़ हैं आर्मी ऑफिसर्स के और लोगों के कि उन्होंने अर्ली डेज़ आर्मी में क्या क्या फेस किया, क्या क्या स्ट्रगल थी. तो दीज आर सम ओरिजिनल प्रेजिडेंशियल अवार्ड्स एज वेल. ज़बरदस्त. इसी सेक्शन के साथ कनेक्टेड लाइक दिस इज़ द आर्मी सेक्शन. ये हमारे पास प्लेन्स हैं, जहाज़ हैं. आर नेवी एंड पुलिस सेक्शन इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस. तो हमारी वो कौन सी शिप्स थी जो हमें मिल रही थी पहले वी हैव लाइक गाजी, बदर, जितने भी सबमरीन्स थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं. हमारे पास कहानियाँ मौजूद हैं कि जहाज़ हमें मिले थे. हमारे पास ऑरल हिस्ट्री इंटरव्यू है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो जहाज़ चलते नहीं थे. अच्छा. तो वो जहाज़ कभी पायलट्स तो गए, उड़ा के वापस नहीं लाए. हमने बुल कार्ट से सीटा और हम उनको पाकिस्तान में लाए. वी ऑल्सो हैव द हिस्ट्री ऑफ पुलिस के पुलिस एज इंस्टीट्यूशन किस तरह ब्रिटिश राज में बना. थैंक यू सो मच अलीज़ा फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. प्रोग्राम के आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस मुल्क की सलामती और खुशहाली यूं ही बरकरार रहे. पाकिस्तान जिंदाबाद. शहनशाह, बादशाह, बेमिसाल, जिनकी कोई मिसाल नहीं, जिन जैसा शायद इस सदी में अब तक सब कॉन्टिनेंट में क्या दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ. हम बात कर रहे हैं जनाब नुसरत फ़तेह अली खान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की. उनके मद्दाह आज उनकी 27वीं बरसी मना रहे हैं. सिंगर ऑफ द सेंचुरीज ये कहना चाहिए. उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए और इंतहाई कम अरसे में दुनिया भर में मकबूल हो गए. उन्हें न सिर्फ अपने गीतों बल्कि कवालियों की वजह से भी मुनफरिद मकाम मिले. आज भी शहनशाह कवाल, बादशाह कवाल की खूबसूरत आवाज़ दुनिया भर में गूंजती है और जहाँ जहाँ सुनी जाती है वो लोगों को अपना फ़ैन किए जाते हैं. हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें बेहतरीन एजाज़ात इंक्लूडिंग प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा. यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड, ट्रेक्स म्यूज़िक अवार्ड्स उनको मिले. और रिसेंटली जो ब्रिटिश एम्बेसी है उसने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें सितंबर में कुछ उनके ऐसे नगमात का एल्बम एक आने वाली है जो अभी तक नहीं सुनी गई. वी आर वेरी मच कीन एंड इंटरेस्टेड कि वो कब आए. बहरहाल 16 अगस्त 1997 को आज के दिन सिर्फ 48 बरस की उम्र में बेहतरीन काम करके दुनिया से रुखसत हो गए. खुदा उन्हें गरीब रहमत करे. वेलकम
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कामरान सलीम से, और बात ये हो रही है कि इस्लामाबाद के जो गाते परिंदे हैं अब वो खामोश हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। सॉन्ग बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के गाते हुए परिंदे। इस्लामाबाद परिंदों के हवाले से क्यों अहम है, इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि हमें इसके अलावा और कोई इंसान रहनुमाई नहीं दे सकता कामरान सलीम के अलावा, क्योंकि कामरान सलीम जो है और परिंदे, इनके आपस में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ताल्लुक़ है। इन्होंने परिंदों की ये आवाज़ बने हैं, पाकिस्तान में मुहाजिर परिंदों की आवाज़ बने हैं, फ़ोटोग्राफी की है, किताबें लिखी हैं, बहुत ही एक तवाना आवाज़ है परिंदों के हवाले से। और कामरान सलीम हमारे मेहमान हैं। आपकी एक किताब जो अभी आई नहीं है, आने वाली है, सॉन्ग बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली इस्लामाबाद जो है वो परिंदों के हवाले से जब भी आपसे नशिस्त हुई है तो आपने यही कहा है कि वो बहुत अहम है, वो जो पूरा जो रीजन है वो बहुत अहम है। वो किस तरह अहम है, यानी उसमें क्या नंबर ऑफ़ बर्ड्स ज़्यादा हैं इस्लामाबाद में, या कुछ यूनिक हैं, बहुत ही इस तरह के वो एक्सेप्शनल हैं, वो लैंड क्या है, क्या अहमियत है उसकी? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्तन फ़वक्तन हमें बात करने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए यहाँ पे बुलाते हैं, तो हम अपने दिल की बात कर पाते हैं। तो जो सॉन्ग बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद है, ये इसलिए अहम है कि इस्लामाबाद जैसी जगह शायद पूरे पाकिस्तान में दूसरी नहीं है जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। ऐसी जगह पूरे पाकिस्तान में नहीं है। परिंदों के कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, परिंदों के हवाले से वो इस तरह के पूरे पाकिस्तान में कोई 700-750 के करीब बर्ड्स हैं। अच्छा, ये स्पीशीज़ हैं पूरे 750 के करीब। ओके, वो कोई कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ नंबर्स, कुछ नए बर्ड्स हमें साइट होते रहते हैं। तो उसमें से 412 बर्ड्स सिर्फ आपको इस्लामाबाद में साइट होते हैं। अच्छा, यानी आधे से ज़्यादा बर्ड्स आपको सिर्फ एक शहर में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ उसकी लोकेशंस पे आपको नज़र आ जाते हैं। तो इस पे जब हम इस्लामाबाद की बात करेंगे तो मेरे ज़हन में खास लैंडस्केप आ रहा है, तो इस्लामाबाद के साथ हम एबटाबाद मानसेरा को भी शामिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं उसको नहीं शामिल कर रहा, मैं सिर्फ खास इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ कि आप इस्लामाबाद और वो मारगला की पहाड़ियों में कुछ उसका जो भी इस्लामाबाद का एरिया है, रावल लेक है, तो इस इस एरिया में 412 बर्ड्स साइट हुए हैं। तो ये एक ऐसा नंबर है कि आप जैसे पूरी दुनिया में भी अगर आप देखें तो बहुत कम जगह ऐसी होंगी। हम बचपन में एक चीज़ सुनते थे कामरान साहब कि इस्लामाबाद में क्योंकि दरख्त जो हैं वो नेटिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जिस तरह के दरख्त हैं, तो परिंदे जो हैं वो वहाँ पे कम हैं, या वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं शाम के टाइम पिंडी वाली साइड पे या इस साइड पे। तो आप जो है वो बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। ये जो है जब इस्लामाबाद को प्लान किया जा रहा था तो तब एक कुछ गलत मंसूबाबंदी थी। वहाँ पे उन्होंने एक बाहर से कोई एक दरख्त था, पेपर मलबरी उसको बोलते हैं। ओके, वो पेपर मलबरी एक झाड़ी सी है, और वो उससे एक तो वहाँ पे एक तूफ़ान भी आया जब उसमें फूल लगे, और वो उसका जो उसे एलर्जी हुई लोगों को। अच्छा, ये बेसिकली जो इस रीजन में इस्लामाबाद में काफ़ी मशहूर है इस हवाले से, एलर्जी के हवाले से, ये इसकी वजह से, ये इसकी पेपर मलबरी की वजह से है। लेकिन ये जो मारगला और जो पहाड़ियाँ है ना, यहाँ पे वो एक ऐसा हैबिटेट डेवलप हो चुका हुआ है जगह जहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जो आपकी रावल लेक थी, ये इंडस फ्लाई जोन जो दुनिया के चंद एक अच्छे रूट्स हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ये उसका एक पार्ट है रावल लेक, इंडस फ्लाई जोन का। हाँ, इंडस फ्लाई जोन का। ओके, तो वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे जितने वक्त के लिए भी उन्हें वो वहाँ पे आराम चाहिए होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बर्ड्स इसलिए ज़्यादा थे कि आपके पीछे वो मारगला की पहाड़ियों में अच्छा जंगल है, आपके पास रावल लेक। उसके बाद इसको यूनिक की ऐसे क्या चीज़ बनाती है, एक तो ये हिमालय के जो विंटर आता है तो हिमालय के जो ऊपर बुलंद पहाड़ों के परिंदे वो नीचे आ जाते हैं। फुटस्टेप, हाँ, ये फुटस्टेप आप समझ लें, जो मारगला है ये फुटस्टेप आप हिमालय। ठीक है। उसके बाद पोटोहार का एरिया है, वो भी उससे टच करता है, वहाँ उसके बर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद जो आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो रावल लेक में आ जाते हैं। और वहाँ पे नेटिव बर्ड्स तो है ही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे आपको फिर इतने बड़े नंबर्स पे आपको बर्ड्स साइट होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे थे। मैं ये कुछ हमारा काम एक्चुअली ऐसा होता है कि
ये मुख्तलिफ मौसमों में आपको मुख्तलिफ बर्ड्स के हवाले से करना पड़ता है। इसमें दो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, एक रियाज खान है, एक जहरान है और मैं, हम तीनों मिलके इस पे कम से कम कोई 10-12 साल से काम कर रहे थे। ओके, अच्छा 10-12 साल से आप सिर्फ इस्लामाबाद के बर्ड्स? हाँ, ये वक्तन फ़वक्तन हम वहाँ पे काम कर रहे थे। और जहरान तो फुल टाइम वहाँ पे काम कर रहा था। रियाज ने भी काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे किया। मैं वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे चाहता था। बल्कि इस किताब को मुकम्मल करने के लिए तो मैं तो पिछले साल तो बाकायदा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया कि हम इसको अब मुकम्मल कर दें। होता क्या कि कोई भी बर्ड्स है वो हर साल नहीं आता। ओके। वो कई बर्ड्स हैं वो 3-4 साल के बाद भी आते हैं। तो उसके लिए फिर उसकी अच्छी तस्वीर के लिए तो अभी भी हम उस तरह कामयाब तो नहीं हुए कि हम सारे बर्ड्स, लेकिन हम एक एस्थेटिकली हम देख रहे थे कि किताब कोई इतनी अच्छी बन जाए कि वो कोई भी एक आम जो भी लोग हैं वो देखें तो वो उनके साथ कनेक्ट हो सके। तखमीना तकरीबन कितने परिंदे आप कर चुके हैं? हमने तकरीबन, हमारे पास कोई 350 से ज़्यादा स्पीशीज़। तकरीबन ये नहीं होता आप नंबर के पास हैं? हाँ, वो हमने की है, लेकिन उसमें होता है कि हमें बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं मिली तो हम किताब में हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों के लिए किताब बना रहे हैं वो इसके साथ जुड़ सकें। तो हम उसको डॉक्यूमेंट्री कुछ तस्वीर नहीं लगाना चाहते। हम ऐसी तस्वीरें जो एस्थेटिकली अच्छी हों, देखने वाले को अट्रैक्ट करें। ये काम आपका बड़ा मुश्किल है कि एक परिंदा जो है वो आए भी सही, हाँ, साथ वो अच्छी लाइट भी लेके आए, अच्छी लाइट भी होनी, अच्छा मौसम भी होना चाहिए। और एन उस टाइम पे कामरान सलीम जो है उस मौके पे उस जंगल में उस दरख्त के पास भी खड़ा हो जी, और उसकी जो गैजेट्स हैं या कैमरास वो भी उसके साथ मुकम्मल ताउन करें, तब जाके कहीं एक तस्वीर उतरेगी। और 350 तस्वीरें आप तकरीबन यानी पिछले 10 साल में कर चुके हैं तकरीबन। हमने और तीन लोग और उसमें जहरान बहुत ही मेहनती और तकरीबन उसने इसमें कम से कम भी ना अपना ज़्यादा वक्त इसके लिए दिया। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बर्ड बताइए जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्ड, सारे बर्ड अच्छे हैं वहाँ पे, लेकिन जो मार्गला का जो सबसे अच्छा एक सक्सेस स्टोरी भी है, बाकी बर्ड्स तो कम हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन सक्सेस स्टोरीज में हलीज फेजेंट आता है। अच्छा, वो हलीज फेजेंट वो एक खास बर्ड है वहाँ का, मार्गला की पहाड़ियों में बहुत खूबसूरत बर्ड है, तो वो बड़ा खास है। बाकी वहाँ पे और भी जो हिमालयन बर्ड्स आते हैं विंटर में वो बड़े खूबसूरत हैं। 2000 से 2005 से 2010 के दरमियान इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारा जंगल कटा है, इससे भी इफेक्ट हुआ है परिंदों का? बहुत ज़्यादा। मेरा सफ़र है, क्योंकि पुराना इस्लामाबाद हमें तो याद है मुकम्मल जंगल था और उसके अंदर ढाबे हुआ करते थे। मेरा सफ़र तकरीबन 10-12 साल का तो है इस काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे मैं वक्तन फ़वक्तन जाता रहा इस्लामाबाद। मैंने अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं समझूंगा कि इस्लामाबाद का जो एक इकोसिस्टम था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। जो रावल लेक है उसका पानी इतना गंदा हो चुका हुआ है कि माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे नहीं आते। जो वाटर बर्ड्स हैं वहाँ पे मुझे इस साल नहीं मिले। उसके बाद बहुत सारे बर्ड जो ऊपर हिमालय से आते थे वो नहीं आए। वहाँ पे जो मुख्तलिफ पानी के तालाब बनते थे जहाँ पे बर्ड्स पानी पीने आते थे, वो इस साल वो तालाब डेवलप नहीं हो सके कि बारिशें नहीं हुई। जो भी हम पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के हवाले से यहाँ पे चेंज आ रहा है, आप सबको पता है कि नवंबर पूरा ड्राई गया, दिसंबर ड्राई गया, जनवरी एंड पे कुछ बारिश आई और उससे वो पॉइंट डेवलप नहीं हो सके। और ये मैं मार्च तक वहाँ पे इंतज़ार करता रहा कि मार्च तक वो कोई पॉइंट डेवलप हो जाए, वहाँ पे बर्ड्स आए, हम उनकी कुछ तस्वीरें बना सकें, तो वो पॉइंट डेवलप नहीं हुए। यानी उनके लिए पीने के लिए पानी वहाँ पे हमने नहीं छोड़ा। वहाँ पे जितना भी, जैसे कोरंग नाला है जो आपको रावल लेक में आके गिरता है और दूसरा नाला जो बदिया माम की तरफ से आता है, इसके अंदर सेवरेज डाली गई है। आपकी 12 को की सारी सेवरेज इसके अंदर, आपका अनट्रीटेड जो है इंडस्ट्रियल जो छोटी छोटी कोई वहाँ पे कोई जो भी इंडस्ट्री होगी वहाँ पे उनका पानी इसके अंदर फेंका जाता है। यानी इसका हमने जब हमने लैब टेस्ट करवाया तो हम हैरान हो गए कि ये जो बहुत से इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं जिनके ये पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो ये जहर पी रहे हैं। यानी कि जैसे मैं पीछे जाता जाऊंगा, 2000 समझे कि मैं 8-10 से मैंने ये काम करना शुरू किया, तो इस्लामाबाद मेरा तरजीह अव्वल थी, मेरी पहली ख्वाहिश थी कि मैं इस पर किताब करूँ। तो उसकी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स कम हो रहे हैं और बहुत कम हो रहे हैं।
इस साल तो इतनी बुरी सूरत हाल थी कि मैंने शायद ही इतनी बुरी सूरत हाल देखी हो इस्लामाबाद में। कब आ रही है किताब? किताब उम्मीद करता हूँ कि किसी को वो ये प्रोजेक्ट पसंद आ जाए और हम उसको प्रिंट करने के काबिल हो सके, क्योंकि हमने काम तो कर लिया है लेकिन पिक्टोरियल बुक्स काफ़ी महंगी होती हैं, उनके लिए कोई हमें चाहिए होता है, कोई स्पॉन्सर चाहिए होता है, और वो जो पाकिस्तान के सरकारी इदारे हैं वो कुछ दूसरे ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हैं और जो प्राइवेट इदारे हैं वो उनकी खिदमत में मसरूफ़ हैं। थैंक यू वेरी मच कामरान सलीम साहब। सॉन्ग बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद, इसके हवाले से किताब आएगी तो यकीनन उसमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन मैं चाहता था कि ये बहुत ही ज़रूरी मालूमात हैं जो कि आप तक पहुँचनी चाहिए कि इस्लामाबाद जो है उसमें नंबर ऑफ़ बर्ड्स टोटल कितने हैं और किस कदर वो अहम खित्ता है और क्यों अहम खित्ता है, वो भी कामरान सलीम ने हमें बहुत तफसील से बताया। और जितने ये बर्ड्स कर चुके हैं अब तक और तमाम बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं और इनके तीनों दोस्तों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। इस हवाले से ये एक अलार्मिंग मामला भी है कि जिस तरीके से इन्होंने हमें माहौलियात के हवाले से आगाही दी कि इस्लामाबाद में और उसके जो सराउंडिंग में किस तरीके से जो पूरी इन्वायरमेंट है, जो माहौलियात हैं वो डिस्टर्ब हो रही है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें ये आगाही देने के लिए है कि हम न सिर्फ इनफरादी सतह पे बल्कि इज्तिमाई और कलेक्टिव सतह पे भी इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करें और शजरकारी और जो माहौल दोस्त चीज़ें हैं, माहौल दोस्त इक़दामात हैं, उनको करने की कोशिश करें। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात गज़ा की कर लेते हैं, जहां 10 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग में हर गुजरते दिन के साथ जुल्म की नई दास्तानें रकम हो रही हैं और इस्राइली फोर्सेस अपनी वहशियाना बमबारी और जालिमाना कार्रवाइयों में ख़वातीन और बच्चों को बेदरिग कत्ल कर रहे हैं। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक इस्राइली हमलों में कम अज़ कम 40,000 से ज़ायद अफराद शहीद और 92,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद होने वालों में 16,500 बच्चे और 11,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि गज़ा के 2.3 मिलियन अफराद में तकरीबन 85% बेघर हो चुके हैं। उधर कतर में गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात के एक और दौर का भी आगाज़ हो गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा में होने वाले गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुक्काम के साथ साथ इजरायली वफ़द भी शरीक है, जबकि हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। बिल्कुल, हमास का इस मौके पर यह कहना है कि बहुत से समझौते किए लेकिन इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द अमल नहीं आया। इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल जंग बंदी मुआहिदा करने में संजीदा ही नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन, उन्होंने अपने मुजव्विज़ा अमन मंसूबे में ये बताया है कि ये 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंग बंदी का है। इस दौरान जो इसराइली फ़ौजें हैं वो गज़ा से निकल जाएंगी, ये मुजव्विज़ा एक मंसूबा है उनका, और यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। उसके बाद जो फ़लस्तीनी शहरी हैं वो गज़ा वापस जाएंगे और गज़ा में जो रोज़ाना 600 ट्रक हैं इमदाद के वो लेकर आएंगे। दूसरे मरहले में हमास और इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत करेंगे और तीसरे मरहले में गज़ा की तामीर नौ की जाएगी। उधर तुर्किया की पार्लिमान के एक खसूसी इजलास में खिताब करते हुए जो सदर हैं फ़लस्तीन के जनाब महमूद अब्बास साहब, उनका ये कहना है कि तमाम फ़लस्तीनी क़यादत के हमरा इस वक्त जो गज़ा पट्टी है वहाँ जाऊँगा, अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त जारी जाहरियत है उसको रोकने के लिए मैं काम करूँगा। उन्होंने कहा कि चाहे हमारी जानें चली जाएँ, हम ये काम करेंगे। हमारी जानें प्यारे गज़ा के बच्चों की जानों से ज़्यादा कीमती नहीं है। ये खूबसूरत बात है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम फ़तह या शहादत जैसी 2 अच्छी बातों के लिए पुरज़्म हैं। इसराइली हमलों के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम डट कर खड़े हैं। इस सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है और दरअसल तो ये मौजू रखने का मकसद सिर्फ इसराइली बहन भाइयों से ज़ाहिर यकजहती है जो कि बिल्कुल शायान शान नहीं है उनकी कुर्बानियों के, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम हम इस पर बात करते हैं, इस पर आवाज़ बुलंद करते हैं और इसी हवाले से तज्ज़ियाकार हमारे साथ हिना मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब माहिर मशरिक़ वुस्ता मौजूद हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंसूर जाफ़र साहब, सर जो नए फैक्ट्स सामने आए हैं जिसमें 16,000 से ज़ायद बच्चे और 11,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं, 40,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं और अगर अमन मुज़ाकरात की बात करें तो उसमें इसराइल तो शामिल है लेकिन हमास से शिरकत से इनकार कर दिया है। सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जी यकीनन बड़ी अलार्मिंग सेशन है और ख़ासतौर पे जो अदाद शुमार आपने अपने इंट्रो में बयान किए हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और उसके बावजूद भी इसराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का जंगी जुनून जो है वो थमने में नहीं आता
तो इस पूरी जंग के जलाओ में मैं समझता हूँ एक उम्मीद की किरण तो पैदा हुई है मुज़ाकरात के मेज सजाने के हवाले से, लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि इसराइल की ये एक रिवायत है कि वो तमाम जितने भी नेगोशिएशन प्रोसेस हैं उनको वो एक टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल करता है और एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल करता है और टाइम बाई करता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो मुज़ाकरात है उसमें हमास ने अगर अपने आप को रिस्ट्रेन किया है तो बुनियादी तौर पे इसी एहतजाज के नुक्ता नज़र से किया है कि इसराइल मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। और अब भी जो आज मुज़ाकरात का एक्सटेंडेड दौर होने जा रहा है उसमें जो पॉइंट्स हैं जिन पर इख्तलाफ पाया जाता है वो वही हैं जो मई में पेश किए गए हमास के माहिदे के मुताबिक थे और उन पे आज भी एक डेडलाइन बरकरार है। अब इस डेडलाइन को इसराइल ने दूर करना है क्योंकि इसराइल ही बुनियादी तौर पे इन तमाम नुकात का जो है वो इन्फोर्सर है, उसी ने इनको इम्प्लीमेंट करना है। इसराइल इस बात पे मुसर है कि वो जो सलाहुद्दीन एक्सेस या महवर या जिसे फिलाडेल्फिया महवर कहते हैं उससे वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ से इसराइल को एक्सेस मिलती है, वो नॉर्थ और साउथ को तकसीम करता है, जिसकी वजह से जो इस वक्त बड़े बल्क महाजरीन का साउथ में मौजूद है वो नॉर्थ में अपने तबाहशुदा घरों में नहीं जा सकेगा। इसी तरीके से जो कैदियों की रिहाई के हवाले से मसाइल है उस पर भी ताहाल बरकरार है, क्योंकि इसराइल जो है हमास के उन कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जिन्हें या तो डेथ सेंटेंस हुई है या वो बहुत लंबी कैद जो है भुगत रहे हैं। इसी तरीके से इसराइल ने एक मुतालबा किया है हमास से कि वो हमें तमाम जो है जो इसराइली यरगमाली उनके पास है उनके नामों की फहरिस्त दे। तो हमास ने इस पे अपनी रिजर्वेशन शो की है कि उन्होंने बताया कि तमाम कैदी जो है वो हमारे पास नहीं है, बाज दीगर मज़ाहमत तंजीमों के साथ हैं या उनके पास है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा इसको इशू ना बनाया जाए। जी ठीक है। अच्छा ये भी बताइए कि इस वक्त हमास की एक तो लीडरशिप के ऊपर चूंकि अटैक किया गया, इस्माइल हनिया की सूरत में लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, तंजीमी अमूर क्या है और क्या हमास की ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है जिसके तहत वो इस वक्त अलल ऐलान ये कहते नज़र आते हैं कि बात नहीं हो सकती, कुछ आपने पॉइंट्स भी उसके गिनवाए, तो हमास की इस स्ट्रैटेजी के हवाले से क्या कॉमेंट है आपका? देखिए हमास ने तो अपने कार्ड जो है वो एहतियात के साथ ही खेल रहे हैं, क्योंकि जिस बदअहद दुश्मन या नेगोशिएटर के साथ इस वक्त वो बातें कर रहे हैं या मुज़ाकरात कर रहे हैं वो पिछले 10 माह से उनके अवाम के कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं और इसी नौइयत के तमाम मुज़ाकरात के अमल को वो हर बार एक के यानी जिसे कहना चाहिए एक नए रिफ्रेशर के साथ अटैक करते हैं। तो और इसी तरीके से हमास ने यकीनन एक रिजर्वेशन शो इस लिहाज से की है कि जिस तरीके से उनके जो सियासी और डिप्लोमेटिक रहनुमा जो हैं इस्माइल हनिया उनको एक तीसरे मुल्क में जो है वो शहीद किया गया, तो उन्हें इस हवाले से भी रिजर्वेशन है, क्योंकि अप्रैल में होगा कि मुज़ाकरात पहले मिस्र में होने थे लेकिन हमास ने इनकार कर दिया कि हम बियॉन्ड कतर ट्रैवल नहीं करेंगे और अब भी उन्होंने मुज़ाकरात से इस हवाले से इनकार किया कि बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज पे नहीं है। जो मुसालतकार चाहे वो मिस्र है कतर है वो उनकी टीम मुज़ाकराती हमास की मुज़ाकराती टीम के साथ राब्ते में है और वो आज अपना रद्द-ए-अमल यकीनन इस पर देंगे ताकि ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे बढ़ सके। लेकिन इस वक्त जो बॉल है वो इसराइल के कोर्ट में है कि वो उन जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब, आप तज्ज़िया पेश कर रहे थे। गज़ा की जो इस वक्त सूरत हाल है, इंसानियत सोज मज़ालिम वहाँ पर अब भी जारी हैं। इसराइल किसी किस्म का कोई खौफ नहीं कर रहा और जिस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं वो अल्फाज में बयान नहीं किया। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्या जंग और मुज़ाकरात दोनों एक साथ चल सकते हैं? तो दोनों नहीं चल सकते। आप एक तरफ अगर मुसलसल फ़लस्तीनियों को मारे जा रहे हैं, मुसलसल उनके बच्चों को शहीद करें, कल जैसे एक बड़ी दिलखराश किस्म की वीडियो इन्होंने तस्करा किया, मैं तो उसको नहीं देख पाया उससे पहले, कि कोई साहब थे वो अपने ट्विंस बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफिस में गए और पीछे से अटैक हुआ उनके घर पे और उन दोनों बच्चों को शहीद कर दिया गया। फिर वहाँ पे उसी मौके पे उन्होंने वीडियो भी बनाई और ऐसी कई वीडियोस, ऐसे कई पैगामात, मैसेज हम देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती कि एक जानिब आप जुल्म और बर्बरियत जारी रखें, फ़लस्तीनियों को, मजलूम फ़लस्तीनियों को दबाते रहें और दूसरी जानिब आप मुज़ाकरात की बात करें। तो आज जुम्मतुल मुबारक है, अपनी दुआ में फ़लस्तीनियों को, खुसूसी तौर पर कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को ज़रूर याद रखें। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कुछ ही देर में वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में आपको मालूम है 21 अगस्त से पहला टेस्ट मैच हमारा शुरू हो रहा है। कल हमने आपको इस बारे में आगाह किया था। जो कौमी फास्ट बॉलर्स हैं, कौमी टीम इनफैक्ट फास्ट बॉलर्स और 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 1 स्पिनर है, इसके साथ पॉसिबली मैदान में उतरेगी और खेलेगी। जराए ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ तीसरे फास्ट बॉलर मीर हमजा होंगे। वेल, ये देखते हैं कि कैसी डेवलपमेंट होती है। और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि अब्दुल्ला शफीक की बतौर ओपनर पोजीशन को कोई खतरा नहीं है, बतौर ओपनर वो मौजूद है पाकिस्तान टीम के अंदर। और जो शान मसूद हैं वो मुसलसल तीसरे नंबर पर मौजूद इससे पहले भी रहे और अब भी खेलेंगे, जबकि साबिक कप्तान बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। वेल, दिस इज इंटरेस्टिंग कि बाबर आजम नंबर 4 पे आएंगे। और कौमी टीम के हवाले से मजीद ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान शाहीन्स हैं, इनके लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मोहम्मद हुरैरा, जिन्हें शामिल किया गया था इससे पहले स्क्वाड के अंदर, उनको भी पिंडी टेस्ट में डेब्यू कराए जाने का इम्कान है। सो अनदर डेब्यूटेंट टू कम, हुरैरा आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज का पहला टेस्ट मैच है 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, आपको बताया। दूसरा मैच 30 अगस्त से 3 सितंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। टूटे फूटे कराची स्टेडियम, वहां पे आवाम ऑडियंस के बगैर, क्राउड के बगैर होगा मैच। और पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के सिलसिले में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द ने भी नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा कर लिया है। सिक्योरिटी वफ्द ने जारी जो तामीराती काम है उसका जायजा भी लिया। पीसीबी हुकाम ने वफ्द को सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से जो इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग सी दी। वफ्द के अरकान ने इस मौके पर हिफाजती इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए बाज़ सजेशंस भी दिए और अपनी रिपोर्ट जो है इस वफ्द ने ईसीबी को पेश करेगा, जिसकी रोशनी में इंग्लैंड टीम के दौरा पाकिस्तान का फैसला होगा। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने रवां साल में पाकिस्तान का दौरा करना है। बिल्कुल, हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट। उनसे जरा पूछते हैं, क्योंकि एक तो कराची स्टेडियम से ज़्यादा दूर नहीं रहते, आपको पता है मिर्जा साहब, तो इनसे पूछते हैं ये कंस्ट्रक्शन वर्क ठीक चल रहा है, मॉडल ठीक है? और पिंडी का भी मॉडल कुछ लोगों ने पिंडी स्टेडियम का भी रिवील किया है। और ये क्रूशल टाइम है थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इस पर ज़रा बात करते हैं। मेरे साथ थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इससे पहले कि आप हमें हुरैरा का शजरा नसब बताना शुरू करें कि उनका ताल्लुक किस चक से है और कहाँ से आए हैं, सबसे पहले मैं ज़रा क्रिकेट स्टेडियम्स की जो ओवरहॉलिंग हो रही है या रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, इस पे आपसे बात करना चाहूँगा। इस सीरीज़ के दौरान ये चल रहा है, आप इस मॉडल को कैसे देखते हैं और क्या आने वाले वक्त के लिए हेल्पफुल होगा टीम्स को आने में, कन्वीनियंटली यहाँ पे खेलने में? देखें, जो अभी सिक्योरिटी वफ्द आया है तो फैसला होगा नहीं, फैसला हो गया है कि 3 टेस्ट मैचेस हैं जो पाकिस्तान में खेलेगी। इंग्लैंड की टीम जब आएगी 7 अक्टूबर को मुल्तान में है, फिर 15 अक्टूबर से कराची में और 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में। शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अब उनका जो सिक्योरिटी वफ्द आया वो देखने के लिए आया कि क्या सिचुएशन है कि जब कंस्ट्रक्शन वर्क होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां 15 अक्टूबर से टेस्ट मैच शुरू होगा, अभी 2 महीने हैं, तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। लेकिन ये पहला मौका होगा इमरान के बगैर तमाशाइयों के पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। आपको याद होगा 2020 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कोविड में इंग्लैंड का दौरा किया था तो वहां पर भी टेस्ट मैच बगैर तमाशाइयों के हुआ था। तो बहरहाल, लेकिन 12.5 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तस किए और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता दिनों इंग्लैंड में उस कंपनी के सीईओ से मुलाकात की, ब्रीफिंग ली कि जो कंपनी स्टेडियम बनाने में बड़ी महारत रखती है। तो नेशनल स्टेडियम कराची की किस्मत तो बदली कब, 87 के वर्ल्ड कप में, और फिर उसके बाद 96 के वर्ल्ड कप में ये मौजूदा शेप में आई जब पैसे खर्च हुए। 1955 में यहाँ पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया था। तो अब इसकी दूसरे एंड पर बिल्डिंग बन रही है और गद्दाफी स्टेडियम जिसका नक्शा नैयर अली दादा ने बनाया था, मारूफ आर्किटेक्ट, वो तो बिल्कुल डिमोलिश कर दी गई है और अब वहां पर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है पिंडी में भी। तो दुआ करें कि ये जो 12.5 अरब रुपए हम खर्च कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। न सिर्फ स्टेडियम की कैपेसिटी भी बढ़ाने की जरूरत है इमरान, मुफ्त के टिकट मांगने वाले जो है वो पीछे लग जाते हैं। अब कराची की तो चले 33,000 है। चले इस बार आपसे कोई टिकट तो नहीं मांगेगा ना, ये तो फायदा हो गया आपको। 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के सबने अदा किए। चले मिर्जा, आपने कौन सा टिकट देने थे, कोई मांगा? लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि इस दफा गिरी हुई ईंटें और मलबा, लेकिन ये वो ईंटें और मलबा है जिन्होंने बड़े हिस्टोरिक मैचेस विटनेस किए हैं, जिसको डिमोलिश किया गया है ना, चाहे वो गद्दाफी स्टेडियम का मलबा है जिसने 1996 का फाइनल विटनेस किया है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के डेब्यूज विटनेस किए हैं, और कराची का भी यही है, ऐसा ही है। कराची में तो
1959 में अमेरिका के वाहिद सदर थे आइजनहावर, जिन्होंने दिसंबर 1959 में कराची में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच के एक दिन का खेल देखा था। आज तक कभी अमेरिकी सदर कोई टेस्ट मैच देखने नहीं गया। वो उन्होंने एक दिन का खेल देखा उस वक्त के सदर अयूब खान के साथ, और उस टेस्ट मैच में इंतखाब आलम ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन कॉलन मैकडोनाल्ड को बोल्ड किया था। तो हिस्ट्री तो बहुत है नेशनल स्टेडियम कराची। सही है। अच्छा मिर्जा साहब, बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट है और कौमी प्लेइंग 11 सामने आ गई है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए है ना, अभी आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये गॉसिप्स है कि फला खेलेगा, लेकिन इस बात के कभी इम्कानात है कि मोहम्मद हुरैरा जो शोएब मलिक के भांजे हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक है। एक बड़ा मशहूर जुमला होता है ना, मामू भांजे। मामू तो रिटायर हो गए लेकिन भांजा जरूर खेलेगा, और हुरैरा में बड़ा टैलेंट है, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन स्कोर किए, तो तवक्को है कि हुरैरा को मौका मिलेगा इस पिच पर। बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश की टीम निस्बतन इतनी मजबूत नहीं है, तो उसको चांस तो मिलेगा, लेकिन इसको जिस तरह इमरान बता रहे थे कि बाबर आजम चौथे पर आएंगे जो, और शान मसूद वन डाउन होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, फिर उसके बाद पांचवें पे सलमान अली आगा आ सकते हैं, मोहम्मद रिजवान या सरफराज में से कौन एक खेलेगा, फिर उसके बाद स्पिनर एक ही है, अबरार और फास्ट बॉलर, जिस तरह आपने बताया यही कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तान। अच्छा मेरे साहब, बाबर की जो कि आपने बात की है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके बहुत ज्यादा फैंस हैं, बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं लोग। ये जो इतनी कंट्रोवर्सी रही है ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के बाद, सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज उन पे किया गया, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार बाबर आजम रहे, फिर ऊपर से जो रईसी कसर थी उनकी कुछ वायरल वीडियोज़ ने पूरी कर दी, जो आसपास जो शायकीन के साथ उनका कुछ रवैया रहा। इस सारी सूरत हाल के बाद पहली दफ़ा बाबर जब खेलने जा रहे हैं, बाबर बिलाशुबा हमारी टीम की बैकबोन है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है जिनके ऊपर टीम रिलाई करती है। इस सारी सिचुएशन ने बाबर की परफॉर्मेंस पे क्या असर डाला है आप तक? आपको क्या लगता है, क्या बाबर अंडर प्रेशर होंगे, उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है, क्योंकि दोस्ती यारी के इल्जामात भी उन पे लगे? हाउ यू सी बाबर आजम इन पिंडी टेस्ट? देखिए इमरान, जो पिछली टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें बाबर आजम इतना फ्लरिश नहीं किया था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उनके लिए एक बूस्ट, मोरल बूस्टिंग बात यह है कि कल जो आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग जारी हुई उसमें वो नंबर 1 बैट्समैन है, तो एक उनके लिए हौसला है। दूसरे आपने देखा होगा कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्वीर जारी की जो पिंडी में प्रैक्टिस करते हुए, और तीनों सुपरस्टार जिनके बारे में कहा जा रहा था कि आपस में इनके ताल्लुकात खराब हो गए, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान, इन तीनों को बड़े खुशगवार मूड में दिखाया गया। अब नवीद अकरम चीमा दिखाया गया, ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई डायरेक्टर है उसने दिखाया फिर साहब, क्या कह रहे हैं? मतलब अब आप जो माने ले सकते हैं इससे, आप तो बाल की खाल निकालना खाल वो करते जो माने लेने, लेकिन बहरहाल वो उससे ये इंप्रेशन गया है कि टीम में बहुत इत्तेहाद है, और अब नवीद अकरम चीमा साहब भी आ गए मैनेजर बन के। वो बड़े सख्त ब्यूरोक्रेट, ग्रेड 22 चीफ सेक्रेटरी पंजाब रिटायर हुए, माजी में भी वो रह चुके हैं, तो वहाब रियाज के मुकाबले में नवीद अकरम चीमा की मौजूदगी जो है वो खिलाड़ियों को जेल भी करेगी। खिलाड़ी जो है वो डिसिप्लिन की भी पाबंदी करेंगे, तो आपके ख्याल में अच्छी अपॉइंटमेंट है? ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि चीमा साहब 2013 में मैं इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में था, जब भी ये पाकिस्तानी टीम के मैनेजर थे, और बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। मेरे साहब आपने कह दिया तो हम आपकी बात को क्रिकेट के अंदर सनत समझते हैं, ये आप हमारी मोहब्बत का है, आपकी बेहतरीन आपका जर्नलिज्म का है स्पोर्ट्स का, चूंकि जाहिर बात है वो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, और वी मीन इट। अगर आप कह रहे हैं तो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद रहे, अपना तबसरा हमारे सामने रखा। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमें क्रिकेट के बारे में बता रहे थे, और लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है। बांग्लादेश की टीम बेचारी थोड़ी अंडर प्रेशर है क्योंकि उनके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसके बाद, बट आई होप कि अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले इन पिंडी टेस्ट। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कुछ ही देर में वापस आते हैं। के आखिरी हिस्से में खुशामदीद हमारे चेहरों की खुशी देखे ना, आखिरी हिस्सा, 2 छुट्टियां, वीकेंड, वेल चलिए तो अच्छा ही है। उम्मीद है आपकी भी अगर छुट्टी है तो आप खुश होंगे। अभी थोड़ा सा आपको कारवां सराय की ग्लिम्स दिखा देते हैं। हमारा शो 8:05 पे आप देखते हैं, इतवार की शाम मुस्तनसर हुसैन तारड़ द ग्रेट इसको होस्ट करते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इस दफ़े के एपिसोड में क्या बातें हो रही हैं थोड़ा सा देखिए, वापस आते हैं। पाकिस्तान का एरिया हम ज़्यादा काम उसमें कर रहे हैं, KPK में कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में अब किया। इसमें जो टेल एंड गांव है सारे, हुशे है, अरंदू है। अच्छा, हुशे में आप क्या कर रहे हैं? हुशे में हमारा जो स्कूल है, जो कि इन्होंने भी विजिट किया,
वहाँ पर हमारे स्कूल से आपने बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया। हाँ। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्कूल्स की बिल्डिंग बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर्स जो है ना असाइन नहीं होते हैं, और असाइन होते हैं तो वो गोस्ट होते हैं, आते नहीं हैं। तो हमने जब काफ़ी इस पे देखा कि क्या करें, इनको किस तरह एड दें, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो हमने देखा वो ये है कि इनकी ट्रेनिंग की जाए। किनकी? टीचर्स की। अच्छा। हम उनको लाहौर लेके आए, हमने उनकी ट्रेनिंग की, 2 साल लेके आए। अब इस साल हमारा इरादा है कि हम स्कर्दू में उनकी ट्रेनिंग करेंगे। हमने लुप के ला और टिलमैन के दरमियान एक नया ला, उसको समझ लें कि उसको जोशी की हेल्प से उसने इसको, तो उसका नाम ही हमने FN जोशी पास रखा है। तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त था, मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कोई ऐसी जगह पे जाना, एक नया चीज़ डिस्कवर करना, और ऐसी जगह पे जाना जहाँ आपके पहली दफ़ा आपके कदम गए। वो पुल हमने पार किया है तो ठीक था, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था। तो उसके पास एक चट्टान थी, और चट्टान के ऊपर बड़े मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ था, वेलकम टू शमशाल तारड़ साहब। अच्छा। हाँ, हम पता नहीं कौन सी चोटी करने जा रहे हैं और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं डोंट फॉरगेट टू वॉच इतवार की शाम 8:05 पे ऑन एक्सप्रेस न्यूज़। हम आपको एक मुख्तलिफ फ्लेवर देने की कोशिश करते हैं सारे करंट अफेयर्स, हालात हाजरा के बीच में एक ऐसा शो जो थोड़ा आपको रिफ्रेश भी करे और आप उससे सीखें भी, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से। सो इस पॉइंट के ऊपर जी आज हफ्ता ख़त्म हो रहा है। आई होप इस वीक के अंदर भी हम कामयाब हुए आपको अच्छे अच्छे मेहमानों से मिलवाने में, अच्छे मौज़ूआत आप तक पहुँचाने में। और अब चलें है ना? जी हाँ, हम चलेंगे, हमें इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात, मुसाफिरों को कौन रोक सकता है? आपसे मुलाकात होगी पीर को। बेस्ट ऑफ एक्सप्रेस देखना ना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।